हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास त्रिवेदी और आपका एमएस सेट की जो फ्री सीरीज चल रही है आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं और क्रॉस एंड क्राइम यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को वेलकम करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि ये सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भेजें, इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि एमएस सेट से रिलेटेड जो भी आपकी जीके के डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके बिल्कुल खत्म हो जाए। और खत्म क्यों हो जाए? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मेरे अलावा जो भी टीचर्स, जो भी फैकल्टी, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है, वो आपको हर चीज़ बताएंगे कि प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं तो उसमें वास्तव में सही डायरेक्शन क्या है। तो इसी संदर्भ में मैं जो है जीके का पोर्शन देख रहा हूँ, करंट अफेयर्स का पोर्शन देखूंगा और जो है क्या कहते हैं आपका जीएस का पोर्शन देखूंगा, जिसमें इंडियन पॉलिटी चल रही है और इंडियन पॉलिटी के कई सारे वीडियोस बन चुके हैं। क्रॉस एंड क्लाइम के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जहां पर है वहां पे देखेंगे, आप वहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा एमएस सेट की जो सीरीज है उससे रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो आज हम लोग पार्लियामेंट का दूसरा पार्ट कवर करेंगे। पार्लियामेंट का पहला जो है मैंने पार्ट कवर कर लिया है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे जो है लिंक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आई बटन में भी जो है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग पार्लियामेंट पार्ट 2 की। पार्लियामेंट पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि एग्जैक्टली पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, उसके मेंबर्स कैसे हैं, कैसे चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीकर क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, या उसमें सेशन वगैरह की जो बातें चल रही होती है, वो सारी चीजें देखी। अब जो दूसरा हमारा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में हम और थोड़ा गहराई में जाएंगे और वास्तव में प्रोसीडिंग कैसे होती है, कोई भी बिल आता है तो कैसे पास होता है उसके लिए, और जो आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट में बहस होती है तो बहस किसी क्वेश्चन पे होती है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दीज फैक्ट्स इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्लियामेंट पार्ट 2। सो पार्लियामेंट पार्ट 2 में एक जो है आपका पार्लियामेंट का दिन होता कैसा है। तो दोस्तों ये जो दिन आपका शुरू होता है, ये दिन आपका शुरू होता है 11 बजे से, ठीक है, और ये खत्म कब होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकसभा, तो ये शाम को 6 बजे खत्म होता है। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो यहां पर 5 बजे खत्म होता है। तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक लोकसभा की टाइमिंग है और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक राज्यसभा की टाइमिंग है, जिसमें पहला जो घंटा होता है, पहला आवर जो होता है 11 बजे से 12 बजे तक, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन आवर का समय क्या होता है। तो दिस इज द फर्स्ट बिगिनिंग आवर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी क्या, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो 11 से 12 बजे तक क्या होता है, इसमें ये क्वेश्चन आवर का टाइम होता है, जिसमें 20 स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं और 200 अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। इस पे भी हम आएंगे कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आप देखते हैं कि 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है वो क्या होता है, जीरो आवर का। जीरो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसको बाद में जो है जोड़ा गया था। तो जीरो आवर रूल नंबर 377 के तहत स्पेशल जो है इसको मेंशन किया जाता है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका रूल 377 इसमें आता है। उसके बाद जब हम लंच का टाइम देखते हैं तो 1 बजे से 2 बजे तक का लंच का टाइम रहता है, और फिर 2 बजे से लेकर, ठीक है, आपका 4 बजे तक ये जो टाइम होता है, इसमें आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव बिजनेस, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये सारी चीजें होती हैं। अगेन, ठीक है, यहां पर जब 3 से 4 की बात, सॉरी 2 से लेकर 5 तक की बात होती है तो यहां पर भी यही सारी चीजें राज्यसभा में भी चलती हैं, लगभग ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन लास्ट के जो 2 आवर होते हैं ये आपके होते हैं प्राइवेट मेंबर के से रिलेटेड, जो भी चीजें निकल के आए, जो भी अगर वो बिल लेकर आए हैं तो उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि ये सारा चीज आपके सामने है। एक दिन का टाइम इतने स्लॉट्स में डिवाइड रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म पर, और वो होती है आपकी क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला जो आवर है वो क्वेश्चन आवर का होगा। इसमें मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया, पार्लियामेंट्री रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है। इसमें क्या होता है कि मेंबर आस्क क्वेश्चन एंड द मिनिस्ट्री यूजुअली गिव्स आंसर। इन एडिशन टू द मेंबर द क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर, ठीक है। ये यहां पर हो सकता है कि प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राइवेट मेंबर क्या होता है? प्राइवेट मेंबर वो होता है द पर्सन हु इज नॉट अ मिनिस्टर,
ठीक है, वो प्राइवेट पर्सन होता है। और पब्लिक पर्सन कौन हो गया? जो मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आप यहां पर देखिए, जब क्वेश्चन आर की बात चली और क्वेश्चंस की बात चल रही है, तो यहां पर क्वेश्चन कितने तरीके के होंगे? अभी मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं स्टार्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो स्टार्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के ऊपर एस्ट्रिक लगा होता है। ये आपका जो क्या कहते हैं, स्टार वाला साइन होता है वो लगा होता है। सबमिट इन एडवांस, यानी 15 दिन पहले ये पूछा जाता, ये आपका सबमिट किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आर के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को कम से कम कितने दिन पहले सबमिट किया जाना पड़ता है, तो वो कम से कम 15 दिन पहले। और लॉटरी सिस्टम के अनुसार केवल इसमें से 20 क्वेश्चन उठाए जाते हैं और ये 20 क्वेश्चन कैसे होंगे? स्टार्ट क्वेश्चन होंगे। इनका जवाब जो होगा वो ओरली दिया जाएगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए एस्पेक्ट है कि क्वेश्चन का जो है आप फ्रेमिंग यहां से होगी और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें अलाउड होता है। मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि एमएस सेट के लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आपने एग्जांपल दिया कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूं, तो मैं ये आपसे तुरंत सवाल कर सकता हूं कि अच्छा 4 घंटे क्यों? 4 घंटे में आपका सारा कवर हो जाता है। तो फिर आप बताएंगे कि भाई ये सब्जेक्ट कवर करते हैं, फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं। यानी ये जिस तरह से आप वाइवा देते हैं उस तरह से वाइवा में कोई भी प्रश्न की लिमिट नहीं होती। एक क्वेश्चन आपसे जो है एग्जामिनर ने पूछा, उसके बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, या इंटरव्यू जैसे होता है। ठीक है, तो ये आपका ओरली आंसर दिया जाता है। ये कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन। ये कैसे क्वेश्चन होंगे? स्टार्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन, जिनके ऊपर एस्ट्रिक नहीं होता है, और ये किस में होते हैं? ये आपका रिटर्न फॉर्म में होते हैं, और इसके लिए भी 15 दिन पहले इन क्वेश्चंस को एडवांस में दे दिया जाता है। अब चूंकि इसमें ऑलरेडी रिटर्न क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे डिटेल में एमएस सेट के लिए आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अनस्टार्ट क्वेश्चन ही हो। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days एडमिटेड एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन। यहां पर 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए कम से कम कितने दिन पहले के लिए नोटिस देना पड़ता है, तो 10 दिन पहले के लिए। तो क्या इस पर स्पीकर की जो पावर है वो बाउंड होती है? जी नहीं, स्पीकर की डिस्क्रिप्शनरी पावर होती है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के वो ले या ना ले। ठीक है, और इसका आंसर कैसे आपका जाएगा? ओरली जाएगा। जो भी क्वेश्चन ओरली जा रहे हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड होता है। ठीक है, तो ये चीज है। और दूसरा क्या है? क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर में मैंने आपसे बता दिया है कि एग्जैक्टली प्राइवेट मेंबर होता क्या है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आर में क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। अब आएंगे दोस्तों हम लोग 0R पर। तो 0R क्या है? मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन इंडिया में 1962 में इंडियन इनोवेशन के तहत 1962 में ये जोड़ा जाता है, एंड ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं लिखा गया है, जबकि जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है। अब देखिए दूसरे इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू एमपीज टू रेज मैटर्स दैट आर अर्जेंट विदाउट एनी प्रायर नोटिस। यानी ये एक तरह से इनफॉर्मल डिवाइस होती है, यानी कोई भी पब्लिक अर्जेंसी से रिलेटेड कोई भी बात अगर आ रही है तो उससे जो मेंबर होते हैं उनको क्वेश्चन पूछने के लिए जो है इनको एक तरह से प्रिविलेज मिला होता है। तो एमपी give notice before 10 AM to the speaker on the day of the sitting। ठीक है, सिटिंग का मतलब क्या है? सिटिंग और सेशन 2 चीजें होती हैं। सिटिंग का मतलब जो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है, ये आपका सिटिंग हो जाएगा। और मॉनसून सेशन चल रहा है, सेशन का मतलब टोटल जो है क्या कहते हैं, सिटिंग का एक पूरा कई सारी सिटिंग के लाइफ स्पान, यानी एक जो है आप कह सकते हो सेशन का जो टोटल टाइम होता है उसको सेशन बोलेंगे। अब इसमें 10 बजे से पहले स्पीकर के पास ये पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर। ये देखिए 12 बजे से 1 बजे तक, इसलिए क्योंकि 0 क्यों कहा जाता है? 0, 1, 2, 3 से 24 हैंड्स का जो है आपका समय चलता है ना, तो इसलिए 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसको क्वेश्चन आर जो है 0R बोलते हैं। एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे। ठीक है, यानी एजेंडा ऑफ द डे वही 6 PM। स्पीकर डिसाइड वेदर टू अलाउ द मैटर टू बी रेज्ड। ये देखिए फाइनली यही हुआ ना। क्या कहा गया था कि ये स्पीकर के जो है डिस्क्रिप्शन में है कि उसको अलाउ करता है या नहीं करता है, तो ये चीज हो गया। तो इस तरह से वे देखते हैं क्वेश्चन आर और 0R में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
क्वेश्चन आर में भी 15 दिन पहले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, चाहे वो स्टार क्वेश्चन हो चाहे वो अनस्टार क्वेश्चन हो। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो 10 दिन पहले दिए जाते हैं और स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पर जो है ये डिपेंड होता है कि वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कहे या ना कहे। जबकि 0R में जो है किसी भी पब्लिक इमरजेंसी से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, जिसके लिए उस दिन की सिटिंग में सुबह 10 बजे तक स्पीकर के पास क्वेश्चन या मुद्दा आ जाना चाहिए। तो ये चीज है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है आपकी मोशंस। कितनी तरीके के यहां पर मोशंस होते हैं। मोशन का सिंपली मतलब ये है कि कोई भी प्रोसीडिंग किस तरह से होती है, कितनी तरीके की प्रोसीडिंग्स हो सकती है, ये यहां पर है। कोई भी मुद्दा किस किस तरह से लाया जा सकता है। तो मोशन 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। एक सब्सटेंशिव मोशन होता है, एक सब्स्टिट्यूट मोशन होता है, एक सब्सिडियरी मोशन होता है। सब्सटेंशिव मोशन का मतलब ये समझिए कि कोई भी ओरिजिनल जो है, जो आपका मुद्दा है उससे रिलेटेड कोई बिल आने वाला है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब्सटेंटिव मोशन हो जाएगा। सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर लाइक इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो ओरिजिनल है उसके बदले में कोई मोशन आ रहा है, तो क्या है ये, मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल मोशन एंड प्रपोजेस एन अल्टरनेटिव टू विच देन सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। मान लीजिए जो है ये कहा गया कि भाई इस बार जो है क्या कहते हैं जितने भी यूथ हैं, ठीक है, उनके लिए एक जो है स्कीम चलाई जाएगी जिसके तहत उनको 100 रुपए का या जो है 1000 रुपए का हर मंथ का जो है वो दिया जाएगा आपको, एक तरह से स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब ये तो ओरिजिनल था, लेकिन किसी मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन किया कि अगर इसके बदले में हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें और उसके बाद तब स्टाइपेंड दें तो ये कैसा रहेगा। तो इससे स्किल का भी डेवलपमेंट होगा और साथ साथ जो है जो आपका ये स्टाइपेंड है वो भी मिलेगा, तो इट इज बेटर ना। लेकिन ओरिजिनल का फॉर्म क्या था कि हाँ भाई जो बेरोजगार है, जो यूथ है, उनको इस तरह से गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। तो ये आपका मोशन कैसा हो गया, सब्स्टिट्यूट मोशन हो गया। सब्सिडियरी मोशन का मतलब है नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल मोशन प्रोसीडिंग टू द हाउस। ठीक है, सब्सिडियरी मोशन का मतलब ये होगा कि ओरिजिनल मोशन जो है उसके साथ साथ कोई दूसरा मैटर उसी से रिलेटेड उस पर डिस्कशन किया जाने लगे तो लगभग सब्सिडियरी मोशन के तहत आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आपका अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें सुपरसीडिंग जो है हो सकता है और इसमें एंसिलरी मोशन हो सकता है। ठीक है, मतलब 3 इंपॉर्टेंट आएंगे और 3 के आधार पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मोशन होते हैं। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, ये आपका जो सिविल सर्विसेज टाइप की चीजें उसमें ये बना के पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन अगर हम मेनली देखें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आ जाता है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन का मतलब है कि ये लग रहा है कि किसी चीज को क्लोज करने के लिए क्या किया गया है, प्रपोजल लाया गया है। किसी मैटर को क्लोज करने के लिए लोगों ने सीधे सीधे कहा कि भाई अब मैटर क्लोज किया जाए, तो ये इसलिए क्लोजर मोशन लाया जाता है। तो क्या कहा गया है, कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस एंड मैटर इज पुट टू वोट। यानी कोई भी मुद्दा है जिस पर कोई आम सहमति नहीं बन पा रही और उसको वोटिंग के लिए जो है ओके करना है कि हाँ भाई अब वोट हो, और बहुत सारा मुद्दा हो, बहुत सारी बहस हो चुकी, तो एक आदमी खड़ा होगा और कहेगा कि भाई बहुत सारी बहस हो चुकी है, अब इस पर वोट किया जाए। तो ये कितनी तरीके से हो सकता है, सिंपल क्लोजर, साफ साफ कह दिया गया भाई बंद करो और वोट कराओ। दूसरा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, मेन जो आर्टिकल है, ठीक है, उन आर्टिकल पर वोटिंग हो। तीसरा क्या होता है, कैंगरू मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ओनली इंपॉर्टेंट क्लोजेस आर टेकन फॉर द डिबेट। पूरा बजट है मान लीजिए, तो पूरे बजट में हर एक मुद्दे पर डिबेट नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही, टैक्स हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड हो रहा है, एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज हो रहा है, ठीक है, जो पैसा दिया जा रहा है, उस पर मोटा मोटा क्या किया जाए, बहस कर ली जाए और उसके बाद वोट करा ली जाए। गिलोटिन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मोशन। ठीक है, अनडिस्कस्ड क्लॉजेस ऑफ ए बिल और रेजोल्यूशन आर ऑल्सो पुट टू वोट, यानी जिस पर डिस्कशन नहीं हुआ उसके लिए भी वोट करा लिया जाए, क्योंकि मोटे मोटे तो आपके मुद्दों पर डिस्कशन हो चुका है, तो इधर उधर के जो बचे हुए चलो उनको मानते हुए कि हाँ लगभग सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, ग्लोटिन कट कर दिया जाए। ग्लोटिन मतलब जो है आप जानते हैं कि यूरोप में जो है जो
रूल और जो है रेगुलेशन के खिलाफ जाता था, उसको एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता है जिस पर लिटा दिया जाता है, उसकी गर्दन कट कर दी जाती, तो गुलोटिन हुआ करता था। तो इसी तरह से ठीक है, लगभग सारी चीजों पर जो अनडिस्कस्ड भी है और मेन मैटर डिस्कस हो चुके हैं तो उन पर भी वोट हो जाए, ये गिलोटिन क्लोजर होता है। दूसरा होता है प्रिविलेज मोशन। नाम से क्या लग रहा कि किसी को एक एक्स्ट्रा अधिकार टाइप का दिया जाता है, तो ये प्रिविलेज मोशन किसके काम में आता है? अक्सर ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय अ मिनिस्टर, अगर किसी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के द्वारा उसके जो अधिकार दिए गए हैं या जो है उसको जो भी पावर दी गई है उसका अगर मिसयूज किया जाता है तो उसके खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। मूव्ड बाय अ मेंबर व्हेन ही फील्स दैट द मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द हाउस और withholding fact or of a case or buying or giving wrong or distorted facts, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीजों पर प्रिविलेज मोशन आता है। टू सेंश्योर द कंसर्न मिनिस्टर, ठीक है, यानी उस कंसर्न जो मिनिस्टर है जिसके खिलाफ इस तरह का, जिसने प्रिविलेजेस का मिसयूज किया है, आपको बहकाने की कोशिश की है, तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है, ठीक है, उसके लिए यह मोशन लाया जाएगा और उसका सेंसर किया जाएगा, ठीक है, यानी उसको रोक दिया जाएगा या एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि भैया इतने समय में तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, है ना। डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे होती है ये कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, पार्लियामेंट पार्ट 1 में, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। कॉलिंग अटेंशन मोशन, यह ऐसा लग रहा है ना कि किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो यह वही है, by a member to call attention of a minister to a matter of urgent public importance and to seek an authoritative statement from him on that matter। डिफेंस मिनिस्ट्री की कोई बात है, ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उससे इस तरह का अगर मान लीजिए लड़ाई छिड़ गई तो पार्लियामेंट में इस तरह का मुद्दा उठा कि हाँ कि भाई जो है सुनिए अभी इस तरह का मैटर आया है कि हाँ सीमा पर गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा शुरू हो गई है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में डिफेंस मिनिस्टर क्या करेगा? एक बयान देगा, है ना। इंडियन इनोवेशन सिंस 1954, ये जो है 1954 से जो है यहां पर जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। मेंशन इन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के लिए जितनी भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसमें इसको स्थान दिया गया है। उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन का सीधे मतलब यह होता है कि किसी जो चल रही है कार्यवाही उसको रोक दिया जाए। कैसे होगा? टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस ऑफ टू ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अक्सर जो है किसी मुद्दे पर जब बात नहीं होती है, ठीक है, या सरकार जो है वो किसी मुद्दे से बात करने पर कतरा रही है तो ओपोजिशन अक्सर ये करती है, ठीक है, कि बाइकआउट करने के लिए, या जो है आप कह सकते हो कि एक वही जिस मैटर पर जो सरकार है वो बात करने के लिए कतरा रही है वही मैटर दे दिया, ठीक है, और इस तरह का एडजर्नमेंट मोशन लेकर आए हैं। नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अभी तक किसी भी जो है उसमें 50 मेंबर्स को लाने की बात नहीं कही गई थी। ये राज्यसभा में नहीं होता। ये अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा मोशन ऐसा होता है जिसके लिए कम से कम 50 लोगों की जरूरत होती है? तो वो एडजर्नमेंट मोशन होता है। और कौन सा ऐसा मोशन है जो राज्यसभा के प्रैक्टिस में नहीं आता है? तो वो है आपका एडजर्नमेंट मोशन। डिस्कशन शुड नॉट फॉर लेस देन 2 यानी 2.5 घंटे की बात करें हम, तो यहां पर जो डिस्कशन है वो डिस्कशन कम से कम आपका 2.5 घंटे का होना चाहिए। ऐसा पब्लिक अर्जेंसी का मैटर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि कोई भी जो है आप मैटर उठा के ले आए उसके लिए एडजर्नमेंट ले आए, नहीं, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर उस पर बात करने के लिए ये चीज आएगी, ठीक है। कंडीशन क्या होती है? एक मैटर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2.5 घंटा तो कम से कम इसी में एक मैटर में ही लग जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस एंड शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स। बिल्कुल सही बात है, जनरल टर्म्स के लिए जो है ये है ही नहीं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीजों के लिए आ गया है। नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, ये भी नहीं है। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, हालांकि आपसे इतना ही पूछा जाएगा, ये तो बात की बात है, ये तो हाई लेवल पे जाके पूछा जाएगा, लेकिन ये जो 4 चीजें लिखी हुई है ये जरूर एडजर्नमेंट मोशन के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 के तहत क्या कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर। दूसरा ये मोशन है जिसमें 50 मेंबर्स की जरूरत है। पहला कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था ना, प्रिविलेज। ठीक है, ये मोशन आ गया था। इसके लिए भी 50 लोगों की जरूरत पड़ती है। लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इस्तीफा देना पड़ जाता है पीएम को, और यहीं पर सरकार आपकी गिर जाएगी। ठीक है, वर्ड नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पूछा गया आज दिन तक। मोशन ऑफ थैंक्स ये जो है आपका किसके द्वारा जो है आएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। जो भी सदन में बैठक हुई है, जो भी सेशन हुआ है, उसके थैंक्स के लिए। ठीक है, या सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया उसके लिए। ठीक है, या सरकार जो नहीं आने वाली है उसके लिए एक वेलकम स्पीच होता है। और जब जाने वाली होती है तो वहां पर थैंक्स मोशन आता है। देखिए लिखा हुआ हियर द प्रेसिडेंट आउटलाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रीसीडिंग ईयर एंड ensuing ईयर। उसके बाद दिस एड्रेस इज डिस्कस्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन ए मोशन कॉल्ड द मोशन ऑफ थैंक्स एंड मोशन इज पुट टू वोट, मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, अदरवाइज अमाउंट ऑफ द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। ये नहीं, सही तो है। फर्स्ट सेशन जो होता है ईच जनरल इलेक्शन के बाद, उसमें जो एक वेलकम एक तरह से मोशन किया जाता है, वेलकम किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये यहां पर दिया गया है। उसके बाद इतने जो मोशंस आपके हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दो चीजें आ गई हैं, इनमें डिफरेंस देख लो। सेंस्योर मोशन, स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन, स्टेट रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन। ये इंडिविजुअल के खिलाफ आता है, ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है। फॉर सेंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन, फॉर asserting द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी एक व्यक्ति के लिए है और ये किसके लिए है? ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए है। इफ पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट टू रिजाइन, इफ पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड टू रिजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है? व्हेन द प्रोसीडिंग डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी बिना किसी जो नियम कानून बनाएंगे उसके खिलाफ जाकर कोई चीजें पेश करने की या पास करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस में क्या होता है कि इट सस्पेंड द प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस। ठीक है, तो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो बताता है कि जो चीजें हैं वो आपका नियम कानून से नहीं हो रही है, इसलिए इस प्रोसीडिंग को बंद किया जाए। तो ये चीज होती है आपकी पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यहां पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का, वो सही से नहीं हो रहा है, इसके बारे में पॉइंट आउट करना, ये चीज हो गई है। सिंपल सी भाषा। हाफ एन आवर डिस्कशन, अगेन इंपॉर्टेंट, फॉर डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। ठीक है, और नो इनफॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस, इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता है। कम से कम 3 दिन जो है इसके लिए एक दिन एक जो है हफ्ते में किए जाते हैं कि लास्ट के जो आधे घंटे होते हैं उसमें इसका डिस्कशन हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है? नोन फॉर 2 hours डिस्कशन, एज द टाइम अलॉटेड फॉर सच अ डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 hours। मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो आपको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस या शॉर्ट ड्यूरेशन या हाफ एन आवर, जो आपको रोज वाली जो एक लंबी कार्रवाई चलती है उसके बाद की अगर कोई चीजें हैं तो उसमें इस तरह के जो है जो मैटर होते हैं वो पब्लिक अर्जेंसी के ही होते हैं, तो उन्हीं को डिस्कस किया जाता है। बस आपको यह मालूम होना चाहिए कि कब कब टाइम होता है अलॉटेड उस पर्टिकुलर अर्जेंसी की बातों को डिस्कस करने के लिए। तो हाफ एन आवर में क्या होता है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज है उसको 3 दिन तक हम आधा आधा घंटा जो है डिस्कस कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब कम से कम 2 घंटे के लिए जो है
बात की जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी आपने लास्ट ईयर अगर देखा होगा तो यही जो आपका कुकी और जो है इसमें मैत्री में जो है जो लड़ाई चल रही थी आपके मणिपुर वाले इलाके में, ठीक है, तो उसमें जब अपोजिशन ने ये कहा था कि इसके बारे में हमें पूरे दिन भर डिस्कस करना है, तो जो रूलिंग पार्टी थी उसने ये कहा था कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के तहत इसको हम बात कर सकते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब क्या है, कम से कम 2 घंटे के लिए बात करने योग्य मैटर होना चाहिए। तो स्पीकर कैन अलाउड 2 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 दिन, हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए हाफ करके कितने दिन, 3 दिन। नो फॉर्मल मोशन एंड वोटिंग ऑफ द हाउस, ये इसके लिए होता है, ठीक है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हाँ फॉर्मल मोशन लाया जाए तभी ये होगा या वोटिंग कराई जाए तभी ये मुद्दा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद स्पेशल मेंशन, अ मैटर विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाफ एन आवर डिस्कशन एक्सेट्रा कैन बी रेज्ड अंडर स्पेशल मेंशन इन राज्यसभा, नोटिस अंडर रूल 337 इन द लोकसभा, ये चीज आ गई है, ठीक है। तो ये चीज है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अब देखते हैं, ठीक है। यहां पर बिल्स के बारे में देखते हैं। पब्लिक बिल्स जिसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं, मिनिस्टर के द्वारा, पब्लिक मेंबर के द्वारा यहां पे आता है। जो पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। गवर्नमेंट का जो है सोसाइटी के लिए कर्तव्य है, उसके लिए कोई नियम कानून बनाना है तो उससे रिलेटेड हो सकता है, या ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। रिजेक्शन में लीड टू गवर्नमेंट रेजिग्नेशन, ये चीज हो सकती है। इंट्रोडक्शन रिक्वायर 7 day नोटिस, ये देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट बिल आता है उसके लिए कम से कम 7 दिनों पहले का नोटिस पहुंचना चाहिए। ड्राफ्ट बाय ए कंसर्न डिपार्टमेंट इन द कंसल्टेशन ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट मेंबर बिल, एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन ए मिनिस्टर, जो मैंने आपको बताया जो भी अदर देन ए मिनिस्टर होता है वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट मेंबर हो जाएगा। रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर, जाहिर सी बात है अपोजिशन के जो लोग होंगे ज्यादातर वही आपके, वो तो सारे ही सारे जो है आपके प्राइवेट मेंबर होंगे, उनके द्वारा अगर कुछ जनता के लिए, सोसाइटी के लिए किए जाने के लिए कुछ किया जा रहा है तो प्राइवेट मेंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो मोटी मोटी ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। इसके लिए जैसे गवर्नमेंट बिल के लिए 7 दिनों का नोटिस की जरूरत होती है, इसके लिए 1 महीने की नोटिस की जरूरत होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बिल देख लेंगे। तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल वो सारी चीजें जो टैक्स से रिलेटेड है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कंसोलिडेटेड फंड वगैरह से रिलेटेड है, वो मनी बिल हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 110 के तहत आपका आ जाएगा और इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है और इस पर प्रेसिडेंट किसी भी तरीके का वीटो नहीं लगा सकता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बदलाव किया जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, हर सदन से 2/3 मेजोरिटी के द्वारा ये पास होता है और इस पर प्रेसिडेंट वीटो पावर नहीं लगा सकता है, ठीक है। ये जो है नियम बनाया गया है। और फाइनेंशियल बिल, सारे बिल जो रुपए पैसे से रिलेटेड हो वो सारे फाइनेंशियल बिल हो जाएंगे। इवन मनी बिल इज ऑल्सो द फाइनेंशियल बिल, बजट इज ऑल्सो द फाइनेंशियल बिल, ठीक है। और इन तीनों के अलावा जितने भी बिल आएंगे वो ऑर्डिनरी बिल में आएंगे। किसी भी सदन में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल ज्यादातर लोकसभा में आता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा का जो है कंसर्न है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी सदन में जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से पास होने की जरूरत होती है। इसमें सिर्फ लोकसभा से पास हो जाए तो इसको डीम्ड टू बी पास्ड माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। मैं एक बार हट जा रहा हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ऑर्डिनरी बिल क्या है। उसके बाद फिर अच्छा, ये ऑर्डिनरी बिल पर किस तरह से कोई भी चीज पार्लियामेंट में पास होती है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। इसमें मैं सीधे सीधे आपको बता दूं कि कोई भी बिल है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल है, वो मान लीजिए पब्लिक मेंबर इसको ला रहे हैं तो 7 दिन पहले तो नोटिस पहुंच जाएगा और उसके बाद फर्स्ट रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि मोटा मोटा जो है इसके बिल के बारे में एक तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है और इसमें डिस्कशन नहीं होता, ये याद रखिएगा। पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, यानी इसमें गैजेट ऑफ इंडिया में इसको पब्लिश कर दिया जाता है कि हाँ भाई इस तरह का एक प्रपोजल आ रहा है। उसके बाद पहली रीडिंग हो गई। दूसरी रीडिंग में क्या होता है
ये होता है आपका जनरल एंड डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द बिल एंड एज्यूम इट्स फाइनल शेप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितना भी बिल के बारे में चीजें लिखी गई हैं उन पर थॉरोली जो है बातचीत होती है, डिस्कशन होता है। ठीक है, और डिस्कशन होने के बाद ये कमिटीज को, स्पेशलाइज्ड कमेटी को जाता है जहां पर इसकी स्क्रूटनी होती है, और स्क्रूटनी होने के बाद फाइनली इसकी ड्राफ्टिंग कर दी जाती है कि हाँ भाई अब ये जो मुद्दा है इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम जो है आगे का बात करेंगे। तो कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल एज अ होल, नो अमेंडमेंट आर अलाउड, क्योंकि ऑलरेडी स्क्रूटनी की जा चुकी है। इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल इज रिगार्डेड टू बी पास्ड बाय द हाउस, यानी तीसरा जो चरण होता है उसमें एक तरह से वोटिंग हो जाती है। देन बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मान लीजिए लोकसभा में आता है तो स्पीकर, राज्यसभा में आता है तो जो है जो चेयरमैन है। ट्रांसमिटेड टू द सेकंड हाउस, अब नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा वो कहां चला जाएगा, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में भी तीन चीजें होती है, 4 अल्टरनेटिव्स रखे जाते हैं, या तो पास किया जाएगा या इसको कंसिडरेशन के लिए जो है रिटर्न कर दिया जाएगा, उसके बाद या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो आप जो है क्या कहते हैं ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख सकते हो, 6 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इसके बाद वहां से भी पास हो गया, सेकंड सदन से भी पास हो गया, और इसके बाद फिर कहां जाएगा, फिर चला जाएगा आपका प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और वहां साइन हो जाता है और फिर वो बिल एक्ट बन जाता है। ओके, उसी तरह से मनी बिल के बारे में यहां पर आप देख लीजिए कि क्या है। तो किन से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, गवर्नमेंट बोरोइंग से रिलेटेड है, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी खर्चा बर्चा हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड से उससे रिलेटेड है। ये सारे मैटर आपके मनी बिल से रिलेटेड होते हैं और किस आर्टिकल में आते हैं, 110 नंबर के आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल बिल चलो अब देख लो, डील्स विद फिस्कल मैटर दैट इज रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंशियल बिल किस आर्टिकल में कहा गया, 117 में कहा गया है। ओके, और फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में भी कहा गया है। वहीं आर्टिकल 110 में जो मनी बिल है वो आपका इसमें कहा गया है। तो फाइनेंशियल बिल 1 और 2 इतना आपका नहीं पूछा जाएगा, एक बार आप इसको देख सकते हैं। जिसको ज्यादा पढ़ना हो तो वो अपना इसको देख सकता है। इसका मैं हट जा रहा हूं, इसकी आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब ये सारी चीजों की अब आ जाए एक इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट सिटिंग। भाई ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया है कि कोई भी मैटर अगर दोनों हाउसेस में फंस जाता है तो उसका निवारण ज्वाइंट सिटिंग से होगा। दोनों लोग जो है राज्यसभा लोकसभा दोनों लोग आएंगे और इस ज्वाइंट सिटिंग के लिए प्रेसिडेंट जो है इसको ज्वाइंट सिटिंग के लिए सम्मन भेजेगा या कॉल करेगा। लेकिन जो ज्वाइंट सिटिंग में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो हमेशा कौन होगा, वो होगा आपका स्पीकर। ठीक है, तो हु सम्मन्स, प्रेसिडेंट। एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल नॉट एप्लीकेबल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये क्वेश्चन का कैच आ सकता है, यही यहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आएगा। मेजोरिटी आप देख सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द ज्वाइंट सिटिंग। नो न्यू अमेंडमेंट, जितना हो चुका है उसी पर बात करेंगे। इसमें अगर कोई फेरबदल होगा तो वो नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहां पर जो आपकी ज्वाइंट सिटिंग है उसमें अगर वोटिंग होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, ये बिल पास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग की बात है। तो फाइनली इसको चेयर कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन करेगा। अगर वो भी नहीं तो सच अदर पर्सन एज मेनी मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एट द ज्वाइंट सिटिंग। लेकिन चेयरमैन कभी भी जो आपका ज्वाइंट सिटिंग है उसको चेयर नहीं करेगा। चेयरमैन कहां होगा, राज्यसभा का। ठीक है, तो ये चीज है। बजट इन पार्लियामेंट, बजट कौन सा आर्टिकल है आपका, बजट आपका 112 आर्टिकल। कौन सा बिल है, ये फाइनेंशियल बिल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें आप देख लीजिए। जैसे जो बजट का टर्म है ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, इसके जगह क्या दिया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज्ड
रेलवे बजट इनटू द जनरल बजट, ठीक है। और 1924 में इसको रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था अकवर्थ कमेटी के रिपोर्ट पर 1921। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। तो ये चीज है। तो बजट के बारे में हम लोग इकोनॉमी में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर सारी चीजें आपकी दी गई हैं। तो इतनी चीजें आपके पार्लियामेंट्री जो है फंक्शंस और पार्लियामेंट से रिलेटेड पार्ट 2 में थी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।